हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज पावर प्लांट इंजीनियरिंग के थर्ड यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आज हम चलते हैं। लास्ट लेक्चर में दोस्तों मैंने आप लोगों को कोल प्रिपरेशन प्लांट के बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि कोल को बर्न किस तरह से किया जाता है। देखिए, बेसिकली कोल को बर्न करने के लिए दो मेथड होती है। एक होता है हैंड फायरिंग सिस्टम और दूसरा होता है मैकेनिकल फायरिंग सिस्टम। वो सिस्टम मैं आप लोगों को दिखा दूँ। एज यू कैन सी, ये हमारी हैंड फायरिंग और मैकेनिकल फायरिंग सिस्टम है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, दो दो मेथड मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है, और बर्निंग सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कुछ मेथड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहला हमारे लिए होगा दैट the characteristic of the available coal, the capacity of the plant. Third one is the efficiency and reliability of the combustion equipments. Fourth one is the power plant load factor, and the last one is nature of land fluctuation. ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो फर्नेस की डिज़ाइन के लिए या फर्नेस की स्पेस के लिए डिपेंड करता है। देखिए, बॉयलर हम लोगों ने पहले ही देखा था कि तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, लो साइज, मीडियम साइज एंड हैवी साइज। मतलब के लो कैपेसिटी वाले, मीडियम कैपेसिटी वाले और हाई कैपेसिटी वाले। तो जिस तरह से बॉयलर की डिज़ाइन होगी उसके बेसिस पर ही हमारे फर्नेस की डिज़ाइन भी होगी। तो फर्नेस किस तरह से हम लोगों को डिफाइन करना है, फर्नेस क्या होगा, किस तरह से हम लोगों को उसको सेट करके चलना है, क्या स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, क्या साइज की रिक्वायरमेंट होगी, वो टोटली चीज़ डिपेंड करता है हमारे बॉयलर के ऊपर। तो ये उसके सारे बेसिक डिपेंडेंट फैक्टर्स थे कि हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। अब बॉयलर के अंदर जो फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि कोल, पाउडर फॉर्म ऑफ द कोल, उसको बर्न करने के लिए दो मेथड है, हैंड फायरिंग एंड मैकेनिकल फायरिंग। जिसको मैकेनिकल फायरिंग को हम लोग स्टॉकर फायरिंग भी बोल सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो स्टॉकर फायरिंग भी यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या है मैकेनिकल फायरिंग के ओवर हैंड फायरिंग? हैंड फायरिंग का मतलब ये होता है कि मैन्युअली हम लोगों को चलाना है। ठीक है, उसके अलावा भी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं वो है मैकेनिकल फायरिंग। तो मैकेनिकल फायरिंग बेसिकली क्या होता है और वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिकल फायरिंग के सबसे पहले हम लोग बेनिफिट्स देख लेते हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं। मैकेनिकल फायरिंग के भी अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जो मैं आप लोगों को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बाद में समझाऊंगा। पहले हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं कि मैकेनिकल फायरिंग के एडवांटेजेस क्या है। पहला, दैट द कंबशन एफिशिएंसी इज हाई, मतलब कि हम लोग जितना हो उतना मैक्सिमम हमारे फ्यूल को कंबस्ट कर पाएंगे। सेकेंड वन, द कोल्ड प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जो हम लोगों ने कोल्ड प्रिपरेशन प्लांट देखा था कि कोल को हम लोगों को मैन्युफैक्चर मतलब उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोगों ने कोल को बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में, फाइन ग्रेन पार्टिकल में अगर कन्वर्ट नहीं किया है तो भी चलेगा। लो ग्रेड कोल कैन बी यूज। आपको पता होगा कि कोल के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो अगर आपके पास में लोअर लेवल के ग्रेड का कोई कोल है तो भी आप लोग इजीली आपके फील्ड को यूज कर सकते हो। फायरिंग सिस्टम इज रिलायबल। आपकी फायरिंग सिस्टम जो होगी वो इजीली स्टार्ट हो पाएगी, इजीली क्लोज हो पाएगी, इसलिए रिलायबल भी है। लेस लेबर इज रिक्वायर्ड। आपको बहुत ज़्यादा लेबर देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि पर्सनस की ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल फायरिंग है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम, मतलब कि मैकेनिकल मैकेनिज्म्स इसके अंदर यूज होंगे जो हम लोग मैं आपको आगे दिखाऊंगा। स्मोक प्रोड्यूस्ड इज लेस, मतलब कि स्मोक देखो कब प्रोड्यूस होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना फ्यूल का, तब स्मोक के प्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। अभी मैकेनिकल फायरिंग में क्या है कि हम लोगों को कंबशन एफिशिएंसी अच्छी मिल रही है। अगर कंबशन एफिशिएंसी अच्छी मिल रही है तो सीधी सी बात है कि हम लोगों को प्रॉपर कंबशन मिलने की वजह से जो स्मोक जनरेशन होगा वो कम होगा। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है दैट द स्मोक प्रोड्यूस इज लेस। एंड द लास्ट वन इज फ्री फ्रॉम डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। स्पेस इतनी अच्छी होगी, फायरिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि एक्सप्लोड होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो ये बेसिक एडवांटेजेस थे मैकेनिकल फायरिंग के। उसी तरह से बेसिक डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, दैट द कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होगा। आपको आगे अलग अलग स्टॉक फायरिंग सिस्टम के अंदर देखने मिल जाएगा। इनिशियल कॉस्ट इज हाई, उसको बनाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। लॉस ऑफ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ रिडलिंग। रिडलिंग के फॉर्म में आप लोगों के फ्यूल का लॉस होने के चांसेस है। रिडलिंग मतलब वेस्टेज हो जाना, जिसको हम लोग कंबशन में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू हायर टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। फर्नेस का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, मतलब हम लोगों को टाइम बाय टाइम हमारे फर्नेस का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की टेम्परेचर कैपेसिटी अलग अलग होती है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा डेफिनेटली चांसेस है कि आपके मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस आए।
तो वो जो चेंजेस आ सकते हैं उस चेंजेस के आने के बाद या उस चेंजेस से बचने के लिए हम लोगों को क्या है, मेंटेनेंस टाइम बाय टाइम हमारे फर्नेस का करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव वियर ऑफ मूविंग पावर ड्यू टू एब्रेसिव एक्शन ऑफ कोल। कोल चारकोल फॉर्म में होगा या थोड़े बहुत बड़े साइज के पत्थर के फॉर्म में होगा, तो उसकी फ्रिक्शन की वजह से मूविंग पार्ट्स के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है, वियरिंग हो रहा है, उससे हम लोगों को बचना है। तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेजेस है। एंड द सडन वेरिएशन इन द स्टीम डिमांड कैन नॉट बी मेड टू द सेम डिग्री। अगर आप लोगों का मान लो बॉयलर के अंदर लोड कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब लोड कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ी, मतलब कि डिमांड फैक्टर बढ़ गया, जैसे कि समर सीजन के अंदर होता है कि जब एसी वगैरह मैक्सिमम यूजेज में होंगे, लाइट पंखा ज़्यादा चलने वाला है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा हम लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ता है। मतलब कि ये पिक पॉइंट कहलाता है, पिक लोड कैपेसिटी, पिक लोड पॉइंट कहलाता है। जब ऐसे पिक लोड पॉइंट वाला जो समय आता है, उस समय आप लोगों के फर्नेस, मतलब कि जो मैकेनिकल फायरिंग सिस्टम होगी, हो सकता है पॉसिबल है कि हम लोग उतना अच्छा मैकेनिकल फायरिंग का यूज ना कर सके कि मैक्सिमम स्टीम प्रोड्यूस हो, कि जिसकी वजह से हम लोग मैक्सिमम स्टीम प्रोड्यूस करके मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, डिसएडवांटेजेस है। क्या टाइप होते हैं, तो बेसिकली दो टाइप होते हैं मैकेनिकल फायरिंग के, एक होता है ओवरफीड और दूसरा होता है अंडरफीड। दोनों के बीच में क्या क्या फर्क है या क्या क्या इस तरह से कंपैरिजन की जा सकती है। तो सबसे पहले ओवरफीड स्टोकर के अंदर क्या होता है कि कोल, मतलब कि हमारा फ्यूल जो होगा वो हम लोग ऊपर की तरफ से फीड करेंगे और एयर जो होगी वो नीचे की तरफ से आएगी। सामने अंडरफीड में क्या होगा कि कोल और एयर दोनों के दोनों हम लोग बॉटम से फीड करेंगे। ठीक है। अब ओवरफीड के अंदर क्या क्या लेयर्स होते हैं, तो बेसिकली 5 लेयर होते हैं, आप लोग देख सकते हो। फ्रेश कोल जोन, ड्राइंग जोन, सॉरी डिस्टिलेशन जोन जिसको हम लोग बोलते हैं लूजिंग वॉलेटाइल कंटेंट, कंबशन जोन जिसको बोल सकते हो आप इंकैंडिसेंट कोक, ऐश जोन। उसी तरह से अंडरफीड स्टोकर में क्या होगा, तो ग्रीन कोल, इग्निशन जोन जिसको हम लोग बोलेंगे अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब कि वॉलेटाइल मैटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। फिर होगा आपका लेयर इंकैंडिसेंट कोक जिसके अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर। वाटर मतलब कि पानी नहीं होगा, मॉइस्चर यहाँ पर प्रेजेंट जो होगी, मॉइस्चर को कंटेंट की है। द लास्ट लेयर विल बी ऑफ एस। तो ये कंपैरिजन थे आपके दोनों ओवरफीड और अंडरफीड स्टोकर के। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवरफीड स्टोकर के बारे में। जो 5 लेयर होते हैं मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पर ही, फ्रेश कोल जोन, ड्राइंग जोन, डिस्टिलेशन जोन, कंबशन जोन और ऐश जोन। तो सबसे पहले फ्रेश कोल जोन के अंदर क्या होगा, तो फ्रेश कोल या ग्रीन कोल को हम लोग यूज करेंगे। ड्राइंग जोन के अंदर हम लोग करेंगे कोल जो कि मॉइस्चर को लूज करेगा। डिस्टिलेशन जोन के अंदर ये होगा कुकिंग लेयर होगा कोल का, जो कि वॉलेटाइल कंटेंट वाला होगा, वॉलेटाइल मैटर को दूर कर रहा होगा। वॉलेटाइल मैटर का मतलब क्या होता है, गुजराती में वॉलेटाइल मैटर को बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ, मतलब कि जो आपकी कंबशन प्रोसेस को फास्ट करके दे उसको वॉलेटाइल मैटर बोलते हैं। फिर होगा लेयर ऑफ इनकैंडिसेंट कोक। इनकैंडिसेंट कोक मतलब कि आपके कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगी आपके कोल के अंदर। ऐसा कोल आप लोग यूज़ करोगे जिसमें कार्बन आप लोगों को फिक्स्ड अमाउंट में कंज्यूम करके मिल रहा है, जिसको कंबशन चोम बोलते हैं। और लास्ट में होगा आपके फ्यूल के कंबशन के बाद में जो फाइनल पार्टिकल्स बचने वाले जिसको हम लोग ऐश बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके ओवरफिट स्टोकर के केसेस, मतलब के डिफरेंट लेयर है। ये हम लोगों की फिगर है कि आपकी ओवरफीड स्टोकर किस तरह से दिखाई देगी। मैं आप लोगों को फिगर की जियोमेट्री समझा दूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन जीटीयू में 2 से 3 बार आ चुका है, 3 मार्क्स का सवाल है, तो हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए बॉटम में आप लोग देख सकते हो कि आपकी बॉटम के लेयर में ग्रेट है। ग्रेट का मतलब ये होगा कि आपकी हॉरिजॉन्टल बॉडी के जिसके ऊपर आपका फील्ड पास आउट होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये स्मॉल, आप लोगों को सेक्शन दिख रहे होंगे ब्लैंक, 1 2 3 4 और ये 5 सेक्शन ऐसे हैं कि जहाँ से हम हमारी प्राइमरी एयर को पास आउट करवाएंगे। उसके ऊपर हमारे कोल का लेयर आएगा, डिफरेंट लेयर्स जनरेट होंगे। उसके ऊपर होगा ऐश का लेयर, फिर इंकैंडिसेंट कोक, उसके ऊपर ग्रीन मतलब कि फ्रेश कोल होगा, और उसके ऊपर होगी हमारी फ्लेम। तो ये हमारा प्रिंसिपल फिगर था हमारे ओवरफिट स्टोकर का। बेसिकली क्या होता है, हम लोग वर्किंग समझते हैं कि जो प्रेशराइज्ड एयर होगी वो आपके बॉटम से आएगी ग्रेट के, मतलब कि यहाँ से आपकी एयर आएगी। मैं दिखा दूँ, फ्रॉम दिस वे आप लोगों की एयर हम लोग एंटर करवाएंगे। ठीक है। इट विल बी हीटेड बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द एश एंड ग्रेट। अभी आपको ग्रेट का मतलब तो पता ही है, आप लोगों की हॉरिजॉन्टल बॉडी है कि जहाँ पर आप फ्यूल का कंबशन करने वाले हो, मतलब कि हॉट बॉडी होगी। यहाँ से क्या होगा कि जो भी एयर आ रही है वो एयर हीट एब्जॉर्ब करेगी
और वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट हॉट एयर विल पास थ्रू ए बेड ऑफ इंकेंडिसेंट कोक, मतलब कि आपके नेक्स्ट लेयर ऐश के ऊपर वाला लेयर, आपकी जो हॉट एयर होगी वो इंकेंडिसेंट कोक में पास आउट होगी। कोक में पास आउट होने की वजह से क्या होगा कि कोक के अंदर कार्बन है, कोक मतलब कार्बन कंटेंट मटेरियल, ठीक है। अब ये कार्बन कंटेंट मटेरियल जब ऑक्सीजन को, हॉट ऑक्सीजन, हॉट एयर का मतलब ये हो गया कि हॉट ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। एयर के अंदर ऑक्सीजन तो होना ही है जिसका टेम्परेचर हाई है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा एंड इट विल क्रिएट CO2। अभी ये CO2 डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड्स ऑन द एयर सप्लाई। जितना ज्यादा तुम एयर सप्लाई करोगे उतना ही कंबशन तुमको अच्छा मिलेगा। तो हम लोगों को करना यही है कि हम लोगों को हमारे CO2 को जितना हो सके उतना फुल्ली रिड्यूस कर देना है, पार्टली या तो फुल्ली रिड्यूस कर देना है CO के अंदर, ठीक है। मॉइस्चर जो कंटेंट होगी, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर विल रिएक्ट एज H2O प्लस कार्बन, मतलब कि जो भी एयर आप लोगों की बॉटम से आपके ग्रेट के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर जा रही है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है तो वो मॉइस्चर फिर आपका कार्बन के साथ में रिएक्शन करेगा एंड इट विल क्रिएट H2 प्लस CO, मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोक्साइड। नेक्स्ट क्या होगा कि वॉलेटाइल मैटर हमारे डिस्टिलेशन जोन के अंदर जो प्रेजेंट है वो हॉट गैसेस के साथ में मिक्स हो जाएंगे, मतलब कि ओवर हियर आप देख सकते हो वॉलेटाइल मैटर, सॉरी वॉलेटाइल मैटर, वॉलेटाइल मैटर प्लस कार्बन मोनोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2 प्लस H2। जैसे ही आप लोगों की हॉट एयर आपके इंकेंडिसेंट कोक में से पास हुई, अब वो जाएगी वॉलेटाइल मैटर के पास में। वॉलेटाइल मैटर के साथ में क्या होगा, तो इट विल गेट रिएक्टेड क्योंकि उसकी हॉट गैसेस है, और जब ये जोन में पास होगा तो वहां पर ये रिएक्शन देगा। रिएक्शन देने की वजह से क्या होगा कि मॉइस्चर जो होगा, वाटर पार्टिकल्स होंगे वो दूर हो जाएंगे, और वाटर पार्टिकल दूर होने की वजह से द फ्यूल बेड विल कंटेन ओनली नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन एंड कंबस्टिबल वॉलेटाइल मैटर एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर भले यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन वाटर पार्टिकल्स आपके बहुत ही लेस अमाउंट में होंगे, और वॉलेटाइल मैटर मैक्सिमम होगा, जिससे आपको कंबशन की प्रोसेस फास्ट मिलेगी और काफ़ी अच्छी मिलेगी। फिर क्या करना है हम लोगों को, फिर हमारे जो ऊपर का लेयर है, ये जो ऊपर का लेयर है यहाँ से हम लोग सेकेंडरी एयर को पास आउट कराएंगे। अभी सेकेंडरी एयर को पास आउट कराने की वजह से क्या होगा, द सेकेंडरी एयर एट हायर वेलोसिटी विल बी सप्लाई टू द फ्रेश कोल जोन, मतलब कि आपके अपर लेयर पर कि जहाँ पर आपका फ्रेश कोल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पास आउट करने की वजह से क्या होगा कि एक टर्बुलेंस इफेक्ट जनरेट होगी। जो टर्बुलेंस इफेक्ट जनरेट हो रही है वो आप लोगों को 100% कंप्लीट कंबशन देने की कोशिश करेगा। एफर्ट यहाँ पर ये होगा कि आपको 100% कंबशन मिले, और ये 100% कंबशन आप लोगों के लिए फायदा कारक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को फ्यूल का लॉस नहीं मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के जनरेट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, और जितने कम कार्बन मोनोऑक्साइड के फैक्टर्स जनरेट होंगे उतने हमारे लिए अच्छा है। द कंबशन गैस इज एंटरिंग इनटू द बॉयलर कंसिस्ट ऑफ, और ये जो फर्नेस में से गैस जनरेट हुई फिर वो बॉयलर के अंदर जाएगी, मतलब कि वाटर ट्यूब बॉयलर है तो वाटर ट्यूब्स के सराउंडिंग में होगा, फायर ट्यूब बॉयलर है तो ट्यूब के अंदर आप लोगों की हॉट गैसेस जाएगी, और वो हॉट गैसेस क्या क्या होगी, तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 मतलब हॉट स्टीम, वाटर वेपर जिसको बोलेंगे हायर लेवल पर, एंड ऑक्सीजन। इफ कंबशन इज नॉट कंप्लीटेड, अगर कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो, एंड ड्यूरिंग दिस कंबशन incandescent coal will continuously lose carbon and only ash will falls down through grate into the ash pit। जो भी आपकी ऐश जनरेट होगी वो आपके ऐश पिट के थ्रू, ये जो ऐश आप लोग देख रहे हो, ये ऐश वाला पोर्शन यहाँ से आप लोग, ये जो साइड वाला पोर्शन यहाँ से आपकी ऐश कंटिन्यूसली बाहर निकलती जाएगी। मैं आप लोगों को आगे चेन ग्रेट स्टोकर पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ये जो ट्रैवलिंग ग्रेट स्टोकर है ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके अंदर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एनिमेशन वीडियो, जिसमें आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि ऐश किस तरह से बाहर निकलती है। तो दोस्तों ये था प्रिंसिपल ऑफ ओवरफिट स्टोकर। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।